कृषि के उत्पादन बढ़ाने के उपाय कि हम किस कारण से बढ़ाएंगे। जैसे ये सब क्या था, नुकसानदायक खेती के थे, लेकिन अगर सिंचाई के सुविधाओं का, सिंचाई साधनों की सुविधाओं को अगर यहाँ पे हम अभाव को हटा दें, देखिए सिंचाई सुविधाओं के साधनों की वृद्धि, देखिए पहला केवल देखिएगा ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं मिटा रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए, समय बच जाए आपका। सिंचाई सुविधाओं के साधनों की वृद्धि, अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें पानी भरपूर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? पानी। पानी अगर हमें जिस समय खेती करेंगे हमें पानी मिलता रहेगा तो उस समय क्या होगा, हम खेती की जो उत्पादकता क्षमता होती है उसको हम बढ़ा देंगे। जैसे पानी की समस्या हमें थी तो पहले हम 1 बीघे में 3 कुंटल गल्ला पैदा करते थे। अगर हमें पानी मिल गया, खाद मिल गया, बीज मिल गया, रासायनिक कीटनाशक दवाएं मिल गई, सब कुछ मिल गया, कृषि यंत्र मिल गए, तो हमारी क्या होती है, उत्पादकता अपने आप जस्ट डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? जस्ट डबल हो जाती है। तो पानी खेती के लिए अति आवश्यक है। फिर दूसरा का, खेतों का बड़ा आकार होना चाहिए। खेतों का बड़ा आकार होना चाहिए। बड़ा आकार होगा तो एक बार में जुताई, बुआई और निराई हो जाती है। अगर खेतों का आकार बड़ा होता है तो क्या होता है, हमें खेती करने में, उत्पादकता बढ़ाने में बहुत ही अधिक मदद मिलती है। नंबर 3 है वर्षा पर निर्भरता कम करना। क्या करेंगे, अगर हमारे पास सिंचाई के साधन की सुविधाओं की वृद्धि हो गई तो हम वर्षा पर क्या करेंगे, निर्भरता रखेंगे ही नहीं। जब हमें पानी की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, अपने समरसेबुल चला लेंगे, ट्यूबवेल चला लेंगे, तालाबों से पानी लेंगे, नदियों से ले लेंगे, नहरों से ले लेंगे, अपने खेतों के समय समय पर सिंचाई करेंगे तो अपने आप वर्षा पर हमें निर्भर रहना ही नहीं पड़ेगा। नंबर 3 पे ये हो गया। नंबर 4 कृषि यंत्रों का प्रयोग, अभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कृषि यंत्रों का प्रयोग, यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, कृषि यंत्रों का, कृषि के आधुनिक यंत्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए। चाहे बुवाई में हो, चाहे जुताई में हो, चाहे थ्रेसिंग में हो, किसी भी में कारण हो तो हमें कृषि यंत्रों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कम समय में, कम लागत में हमारी उत्पादकता, हमारे खेती का काम अच्छे ढंग से हो जाता है। फिर इसके बाद है उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग। अभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग, यानी अपने खेतों में जैविक खाद तो डालेंगे, अपने जानवरों के गोबर को तो डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरक का भी हम प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी फसलों में ग्रोथ ज़्यादा होता है। ग्रोथ ज़्यादा होने के कारण फसलों का उत्पादन जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जब उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारी आय 1.5 गुनी, 2 गुनी, 2.5 गुनी और 3 गुनी हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर है नंबर 6 पे उन्नत बीजों का प्रयोग। हम ये कह सकते हैं बच्चों, आप लोग किताबों में पढ़ते हैं और गांव में भी देखते हैं, जो लोग अच्छे कंपनी का बीज लाते हैं, महंगा बीज तो मिलता है, अगर उसका आप उत्पादन देखते हैं तो वो अधिक होता है। जैसे उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, आपकी सीजन जब आए तो आप लोग बच्चों अपने गार्जियन से कहिएगा कि पापा मम्मी 2 तरह के खेतों में बीज डालिए। अगर आपके पास खेत 2 बीघे हैं, कितने बीघे बेटा, 2 बीघे में आप खेती कर रहे हैं तो 1 बीघा करेंगे किससे, घर वाले बीज बो के देखिएगा, दूसरा 1 बीघा उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन बो के देखिएगा। टोटल खेत कितने हैं, 2। 1 बीघा आपने क्या बोया, घर का बीज बोया, दूसरा 1 बीघा क्या बोया आपने, उन्नत किस्म के बीजों का आपने प्रयोग किया। तो अगर 2 बीघे में यहाँ पे आपको 1 बीघे में गल्ला मिला 5 कुंटल, यहीं पर वही लागत, वही में थोड़ा सा में आपको यहाँ पे 8 कुंटल क्या हुआ, गल्ला का उत्पादन हुआ। अगर इस खेत में गेहूं आपका 5 कुंटल होता है घर के बीज से, अगर उन्नत किस्म के बीज लाकर बोते हैं तो यहीं पे 1 बीघे में आपकी खेती का जो गल्ला है वो 8 कुंटल होता है। दोनों में कितने अंतर हुआ, 3 कुंटल का। 3 कुंटल का जब गल्ला 1 बीघे में अंतर हुआ, सोचिए जिसके पास भारी भूमि है या अधिक खेती करता है, बृहद स्तर पर खेती करता है, वहां पे उत्पादकता कितना अंतर हो जाएगा।
और बीज में कितना अंतर हुआ, घर का बीज है आपका लागत मूल्य पे मिल गया, ये थोड़ा सा महंगा पड़ गया, लेकिन आपको जिससे जितना आपने महंगा खरीदा उससे कई गुना अधिक आपको लाभ देके चला गया। तो इसलिए बच्चों हम कहेंगे अपने घर में कहिएगा कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और उन्नत किस्म के बीजों का ही प्रयोग सदैव करेंगे और अच्छे किस्म करेंगे, अच्छी कंपनी करेंगे। नंबर 6 कारण उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। और एक और है, इसमें जोड़ लीजिए भूमि संरक्षण, और नंबर 8 पे लिख लीजिए कृषि शिक्षा। देखिए बेटा, नंबर 6 पे आप आ जाइए, बीजों का अभाव आपने प्रयोग कर लिया। फिर नंबर 7 पे भूमि संरक्षण, जो भूमि होती है उसकी देखभाल, उसकी रक्षा, उसके गार्जियनशिप के रूप में आपको काम करना है। कैसे काम करेंगे, जैसे आप अपने हमेशा उसी खेत में धान, गेहूं, आलू नहीं लगाना है, उसमें बहुफसली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल बाद उसमें दूसरी किस्म की फसल बो दीजिए ताकि उसकी उर्वरा शक्ति एक से घटे तो दूसरी से बढ़ जाए। अलग पलट के, जो गांव भाषा नहीं कहते, अलग पलट के बोना चाहिए। कभी आपने आलू लगा दिया, कभी आपने दलहन काम कर लिया, कभी आपने तिलहन का काम कर लिया, कभी आपने सब्जी के काम कर लिया। तो एक ही खेती में अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन समय समय पर करते रहना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब एक ही भूमि पर हमेशा एक ही फसल नहीं उगाना चाहिए, इससे इसकी उत्पादकता घटती है। ये आपका हो गया। फिर कृषि शिक्षा। कृषि शिक्षा में यह है कि जैसे भारत सरकार या राज्य सरकारें क्या करती हैं, कृषि शिक्षा देती हैं। बड़े बड़े कृषि विज्ञान केंद्र खुल गए हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र खुल गए हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ के क्षेत्र का बिल्कुल कायाकल्प हो गया है। आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, कहीं भी अगर कृषि विज्ञान केंद्र खुला है, उस क्षेत्र का जो भूमि थी, अगर अनुपजाऊ भूमि थी, वो पथरीली थी या ऊसरी भूमि थी, सबको कृषि विज्ञान ने क्या किया, भूमि को सुधार करके भूमि नंबर 1 बनाया और उस पर उत्पादन होने लगा। जहां उसमें गेहूं बोते थे, धान लगाते थे, कुछ भी नहीं होता था, वहीं उसमें गेहूं, धान, यहाँ तक कि सब्जी की भी खेती होने लगी। तो ये सोचिए, किस विज्ञान केंद्र खुला एक क्षेत्र में, लेकिन उसका प्रसार पूरे क्षेत्र में हुआ और वो पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक, रिसर्च वाले और कृषि वैज्ञानिक के साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र खोलते हैं, चाहे वहाँ के श्रमिक हो, चाहे वहाँ के कोई कृषि प्रेमी हो, चाहे जो कोई हो, अगर कृषि विज्ञान खेलते हैं, वो सब क्या हैं, बधाई के पात्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए कृषि विज्ञान खोला और अनेक प्रकार के वहाँ के निवासियों की जो समस्याएं थी खेती का, सबको दूर करके वहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल पूर्वक बना दिया है और वहाँ की पब्लिक क्या है, एकदम खुश है। तो कृषि शिक्षा, तो हम कहते हैं जैसे कृषि विज्ञान खुला क्षेत्रों में, उसी तरह हर एक क्लास में थोड़ी थोड़ी या बड़े बच्चों को किसकी भी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है, वैसे वैसे कृषि शिक्षा भी देनी चाहिए। बेटा देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, कृषि में किस उत्पादकता कम होने के कारण हमारी किस उत्पादकता क्यों कर, उसके बाद हमने पढ़ा कि अपनी उत्पादन क्षमता को हम किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, अपनी उत्पादन क्षमता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। ये कारण है, ये सभी 8 कारण बेटा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको निश्चित है कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ इसमें आप एक चीज 2 चीज और पढ़ लीजिए, हरित क्रांति। इसी खेती से ये हरित क्रांति है क्या, ये हरित क्रांति है क्या बच्चों, मेरी बात सुनिएगा गौर से। हरित क्रांति खेती में एक गुणात्मक वृद्धि के लिए ये हरित क्रांति लाई गई। इससे क्या हुआ, इन सभी कारणों को इसमें प्रयोग किया गया। किसमें, हरित क्रांति में। जितने भी कारण उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी हरित क्रांति के कारण है। हरित क्रांति के द्वारा खेतों में गुणात्मक सुधार हुआ। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र खुले, गुणात्मक सुधार हुआ, उसी प्रकार हरित क्रांति के द्वारा खेतों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। M.S. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के M.S. स्वामीनाथन को क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। बच्चों क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। हरित क्रांति में M.S. स्वामीनाथन को क्या मानते हैं, जनक मानते हैं, क्योंकि इस हरित क्रांति के द्वारा स्टार्टिंग में इतना अधिक
क्रांतिकारी परिवर्तन खेती में देखने को मिला कि जो उत्पादन हमारे कम हो रहे थे वहां पे जस्ट डबल उत्पादन होने लगे। जस्ट डबल क्या होने लगे? उत्पादन होने लगे। जब उत्पादन जस्ट डबल होने लगे तो हरित क्रांति में जो स्वामीनाथन जी थे, जनक थे, उनके बताए हुए सभी कारणों का इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा हमारी इस खेती पे बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा एक क्रांति और है। हरित क्रांति के अलावा कृषि में के जो प्राथमिक कारण है उसमें एक क्रांति और है, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बच्चों, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? दुग्ध उत्पादन से कहते हैं। श्वेत क्रांति क्या होती है? दुग्ध उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति होती क्या है? श्वेत, सफेद, क्रांति का मतलब आंदोलन, सफेद आंदोलन। सफेद आंदोलन में क्या है में आता है? दूध में आता है, दुग्ध, जिसे हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। दूध में इसका क्रांति कैसे हुआ? इसकी सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? अपने हिंदुस्तान में, भारत में। भारत में इसकी क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? कोई बच्चे को मालूम है बेटा? बताओ। नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, गुजरात राज्य से। कहाँ से बेटा? बच्चों, कहाँ से श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई? गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से इस श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। वहाँ के जो पशुपालक थे, उन्होंने अपनी पुराने किस्म जो जानवर थे, चाहे गैया थे चाहे भैंसे थे, सबको उन्होंने धीरे धीरे उच्च किस्म के नस्लों में बदल दिया। जब उन्होंने उच्च किस्म के नस्लों में बदल दिया, तो अगर हमारी पहले गाय थी, देसी गाय कह दीजिए, देसी गाय थी, ये हमारी अगर 1 लीटर दूध देती थी, 1 लीटर दूध देती थी। देसी गैया हमारी जो थी, जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो सुबह 1 लीटर और शाम को भी 1 लीटर दूध देती थी। दोनों दिन भर में कितना दूध देती थी? दोनों टाइम में 2 लीटर। एक सुबह और एक शाम, दोनों को मिला कितना हुआ? 2 लीटर। देखभाल, खान पान, उतनी ही जिम्मेदारी। अगर इसी में कि हमने उच्च किस्म के नस्लों को, गाय को हमने पाल लिया, जिसे भारत सरकार रिसर्च करके गाय को पैदा कर दिया, वही गाय उच्च किस्म की गाय का हम पालन कर रहे हैं, उच्च किस्म के गाय का पालन कर रहे हैं, तो वो दूध कितना देती है एक टाइम में? नियर अबाउट 5 लीटर। कितना दूध दे रही है? 5 लीटर दूध है। अब सोचिए, देसी गाय हमारी 1 लीटर दूध दे रही है, वहीं पे गाय अभी श्वेत क्रांति के माध्यम से दूध उत्पादन में हम अच्छी गाय लाए तो कितना दूध देने लगी? एक टाइम में 5। जब एक टाइम में 5 लीटर दूध देने लगी तो दोनों टाइम में कितना दूध हुआ? 10 लीटर दूध हुआ। पहले हमारी गैया कितने दूध देती थी? 1 लीटर, 2 लीटर, अब ये 5 लीटर, 10 लीटर। सोचिए, दोनों गाय के रख रखाव में 19-20 का अंतर आता है, 19-20 का अंतर आता है, लेकिन दूध में 3 गुना 4 गुना का अंतर आ रहा है। रख रखाव में तो थोड़ा खर्च आ रहा। अगर इसका 1 महीना में रख रखाव में हमारा 1000 रुपये खर्च हुआ रख रखाव में, और इसके रख रखाव देखभाल में हमारा मात्र 2000 रुपये खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ बेटा? 2000 रुपये खर्च हुआ। लेकिन ये 1 लीटर दूध दे रही है 5 लीटर। सोचिए, इससे 5 गुना अधिक दूध दे रही, और खर्च इससे जस्ट डबल आ रहा है। ऐसे कंडीशन में ये हमें देसी किस्म के गायों का इस्तेमाल न करके उच्च किस्म के गायों का इस्तेमाल किया। कहाँ पे? गुजरात में। इसी तरह भैंसों का उन्होंने इस्तेमाल किया, बकरी का इस्तेमाल किया, भेड़ का इस्तेमाल किया। ऐसे कंडीशन में उच्च किस्म के चाहे जो भी हो जानवर, उनका अगर इस्तेमाल करते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं, तो वो दूध हमारे लिए अधिक मिलेगा। और ये सब क्या होंगे? जब उत्पादन अधिक होगा तो हमारी क्या होगी? आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे। इन्हीं सब कारणों के साथ बेटा ये पाठ यहीं पे कृषि का समाप्त होता है, और नेक्स्ट में अगले पाठ में मिलेंगे आपको।